जय हिंद साथियों। इस वीडियो का आज का विषय है आधुनिक राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा और जयशंकर प्रसाद। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का परिवर्तन भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु का आना हिंदी कविता में एक युगांतर प्रस्तुत करता है, जिससे आधुनिक राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा का शुरुआत होता है। आधुनिक युग को साहित्यिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतनापूर्वक काव्य परंपरा एवं आदर्श काव्य का युग भी कहा गया है। इसके कई कारण हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय होता है उसे रीतिकाल या रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। वो अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध, श्रृंगारपूर्वक और सामंत वर्ग का अनुरंजन करने वाला काव्य था। दरबारों में राजाओं और मनसबदारों की अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करना, हंसाने के लिए एवं चमत्कृत करने और उनकी विलासिता को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों को आधार बनाकर कविताओं की रचना करते आ रहे थे वे। समाज के व्यापक भावबोध से कटी हुई इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चिंताओं के कोई संदर्भ नहीं है जिनसे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो सके। हालांकि इस दौर में भी वीर, भक्ति और नीति काव्य की रचनाएं होती रही है, जैसे भूषण, मोतीराम देव की कविता, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की ही रही। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बदलते स्वरूप के कारण उनके उत्थान की कोई गुंजाइश नहीं रही। यही वह समय भी है जब अंग्रेजी मिशनरियाँ यहाँ आकर अपने पांव जमा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद लिए धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित कर विस्तार कर रही थी। राजाओं और मुस्लिम नवाबों को आपस में लड़ाकर तथा जनता को भ्रमित कर उन्हें हर प्रकार से लूटकर वे भारत की धन संपदा को यहाँ से ले जा रहे थे। देश को पूरी तरह असहाय और दरिद्र बनाने की साजिश के दबाव का ही विस्फोट सन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आता है, लेकिन सुनियोजित न होने के कारण यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ। लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषा भाषियों ने एक साथ भाग लिया तथा इसके बाद देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई, जिसकी प्रधान महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकालीन कवियों के विपरीत इस आधुनिक युग में हिंदी विषय रूप भाषा के स्तर पर पुरानी केचुल उतारकर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। इस सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक नेता की भूमिका निभाते हैं। वे अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति जनता के समक्ष कुछ इस तरह उजागर कर उन्हें राष्ट्रहित के लिए जागरूक करते हैं। वे लिखते हैं, अंग्रेजी राज सुखसाद सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अहे अति ख्वारी। वे अपने निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है में सभी विदेशी छोटी छोटी वस्तुओं का जिक्र करते हैं, जिसे हम अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कंघी जो हम फ्रांस से बना हुआ है, उसी तरह दिया सलाई मार्किन की होती जो अमेरिका से आती है। इन चीज़ों को हम खरीद कर अपनी आर्थिकता को संकट में लाकर विदेशों को आर्थिकता को मजबूत कर रहे हैं। वे स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए भारतवासियों को प्रेरित करते हैं, जिससे देश का पैसा देश में रहे, जिससे देश में कारीगरों को बढ़ोतरी होगी और रोजगार होकर वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर वे अपनी दुख पीड़ा इस प्रकार व्यक्त करते हैं, रोबहु सब मिली के आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुदशा देखी ना जाई। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हियो को सूल। इस युग का काव्य जीवन से जुड़ा था। इसमें नारी शिक्षा, छुआछूत, विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक संकीर्णताओं जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। इसी युग के प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है कि कौन करेजा नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। वहीं रामचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण अपनी पंक्ति के माध्यम से किया है कि मैं हाय हाय धे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। इस तरह इस युग के कवियों ने राष्ट्रीय आह्वान का कार्य अपनी कविता एवं रचनाओं के माध्यम से किया। आधुनिक हिंदी राष्ट्रीय संस्कृति कविता के विकास में द्विवेदी युग का भी अहम योगदान रहा है। इस युग के बहुत सारे कवि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से सीधे जुड़े हुए थे तथा वे अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भी जुड़कर राष्ट्र की अभिव्यक्ति हित के लिए अपनी कविता के माध्यम से में व्यक्त कर रहे थे। द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त जो भारतीय उनका जो रचना है उसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुई। इससे राष्ट्रीय संस्कृति की भावना हिंदी कविता में विशेष परिपेक्ष से शुरू हुई। यह दौर हमारी आज़ादी का संघर्ष का दौर था। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि हम अपने देश की आज़ादी को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के कवियों ने एक नई दिशा दिखाई कि हमें अपने शुद्र स्वार्थों को से ऊपर उठकर हमें अपने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि को त्याग कर एक साथ इस आंदोलन में आना होगा। देश के प्रति हर तरह की राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है और इसी आधार पर इस युग का राष्ट्रीय सांस्कृतिक और गान का नव उत्थान में अपना योगदान देता है यह युग। मैथिली शरण गुप्त इस नव उत्थान का पहले सूत्रपात करते नजर आते हैं। वे लिखते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक के देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इस युग के कवि नाथूराम शर्मा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की प्रेरणा अपने इस पंक्तियों से करते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से एक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस तरह कवि अपने काव्य के माध्यम से आह्वान कर रहे थे देश के प्रति, देश के जन को जागरूक करने के लिए। वही छायावाद के कवि हमारे देश की जो सांस्कृतिक था यानी इतिहास है उसको अपने काव्य कृति के माध्यम से आगे ला रहे थे और लोगों को यह अनुभव करा रहे थे कि हमारा इतिहास गौरवमयी रहा है। हमारे पूर्वज किस तरह से दुश्मनों से लोहा लेने के काम करते थे, उन्हें चुनौती देने का काम कर रहे थे। वे हर कदम पर दुश्मन को ललकारते थे, कभी पीछे नहीं, हार नहीं मानते थे। इस युग के कवि में जयशंकर प्रसाद का नाम विशेष रूप में लिया जाता है।
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। वह संपन्न व्यापारिक सुगनी प्रसाद परिवार से के थे। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा अल्पकालीन रही। 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु, पारिवारिक गृह कलह, जीवन संघर्ष, परिवार के प्रमुख सदस्यों की मृत्यु आदि ने प्रसाद जी को पाठशालायी शिक्षा समाप्त करने हेतु बाध्य कर दिया। इसलिए वे बहुत समय तक किसी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन न कर सके। 8वीं कक्षा के बाद ही उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर देनी पड़ी। लेकिन बड़े भाई श्री शंभूरत्न जी ने उनकी शिक्षा व्यवस्था घर पर ही करा दी और वे घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। जयशंकर प्रसाद जी की 2 पत्नियां की मृत्यु होने के बाद तीसरी पत्नी से शंकर नामक पुत्र प्राप्त होता है। अंतिम दिनों में जयशंकर प्रसाद जी उदर रोग से ग्रसित हुए थे और इसी रोग से 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद इस जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे काव्य कमायनी, इसकी रचना 1935, आंसू 1925, झरना 1918, लहर 1933, प्रेम पथिक 1915, कानन कुसुम, चित्रधारा 1906 आदि। नाटक है सज्जन 1910, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, एक घुट 1910, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी, एक घुट 1930 ईस्वी है। उपन्यास कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1940 जो अपूर्ण रचना है। कहानी आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936 ईस्वी, आंधी 1931, छाया इनकी कहानी है। कहानी संग्रह है यह। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में अपने कृतित्व के माध्यम से उनका स्थान अद्वितीय है। संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन और नीति आदि के माध्यम से इतिहास का मूल्यांकन कर देशवासी के जागरण व उत्थान में उनका अहम भूमिका है। वे इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को समझाना और उनको हल करना चाहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में वे लिखे और वे कर्नेलिया पात्र के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय एकता व इतिहास को देशवासी के अंदर गौरव गान कर जागृत करते हैं। वह उस पात्र के माध्यम से गीत गवाते हैं कि अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचा जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते कब जिस और मुँह किए, समझ निडि निज प्यारा वो भारत देश। चंद्रगुप्त कार्नेलिया। इसी तरह कमायनी में श्रद्धा के माध्यम से यह बताया कि सारे संसार को एक रूप में देखकर मानवता को कैसे सुखी बनाया जा सकता है। कर्म सर्ग में वे लिखते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस प्रकार प्रसाद जी समाज के भारतवासी के मन में एक दूसरे के प्रति एक एक भावना लाकर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और मिलजुल कर देश के उत्थान में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद भी कई लेखकों ने आज़ादी से संबंधित अपनी काव्य पंक्तियाँ लिखे हैं, जैसे पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय उत्थान में देश से संबंधित नवयुवकों को जागृत किया। धन्यवाद।